हार्दिक स्वागत है। आज जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरा हुआ। इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती कमेंट्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंबई के बारे में यूं तो बहुत सी बातें कहावतें मशहूर हैं, पर मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं। बंबई वो शहर है जो इंसानों को चुनता है। यूं तो रोजी रोटी की तलाश में जो भी आता है सपनों के शहर में रुक वही पाता है। जिसे यह शहर पसंद करता है वही इस शहर में रुक पाता है। पर राज और बादशाहत का इस शहर पर रास्ता समंदर से निकलता है, और जो इस रास्ते से इस शहर में आता है तो फिर यह शहर भी उसके नाम से कांपता है। इस एपिसोड में मैं आज बात हो रही है इस शहर के गुजरे दौर में राज करने वाले 3 बादशाहों की, जिनके इक्के समानांतर इस शहर में चलते थे, पर कुछ एथिक्स के साथ। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इन लोगों ने माना गलत काम से नाम कमाया, पर ज़मीर, जुबान, जुर्म, जुनून, जस्टिस और जिद, इन तीनों ने अपनी खूबियों के साथ इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया। गरीबों से ढेरों दुआएं पाई और शहर पर राज किया। कहते हैं इस शहर में माफिया शब्द का प्रयोग 40 के दशक से हो गया था, और उस दौर में मुंबई के 3 माफिया थे, वरदराजन मुदलियार, करीम लाला और हाजी मस्तान। इन तीनों के बीच दोस्ती और व्यापारिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे। क्यों? वही 5 गुणों की वजह से। इन तीनों में एक बात कॉमन थी, गरीबों की दिल खोलकर मदद करते थे। कोई भी शख्स इनकी चौखट से खाली हाथ नहीं लौटता था। और फिर कमोवेश हिंदी सिनेमा ने इन तीनों डॉन पर अपने अपने दौर में फिल्में भी बनाई, लार्जर देन लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में सबसे पहले जिस डॉन का जिक्र होता है वो है वरदराजन मुदलियार। 1 मार्च 1926 तब के मद्रास प्रेसिडेंसी के तुत्तुकोडी गांव में एक गरीब घर में इसका जन्म होता है। छोटे मोटे कामकाज वहीं पर मिल जाते हैं, पर जुनून कुछ बड़ा करने का था, तो छोटी उम्र में समुंदर के रास्ते भागकर बंबई पहुंचा और एक फिल्म स्टूडियो में लाइटमैन का काम करने लगता है, जिसके एवज में इसे 1.5 से 2 रुपए की आमदनी होती। खा पीकर वीटी स्टेशन के फुटपाथ पर सो जाता। पर एक बात काबिले गौर है, बेशक जेब उस समय वर्दा की छोटी थी, पर दिल उस समय से बहुत बड़ा था। उस कच्ची उम्र में अपने जैसों की मदद करता और रोज सुबह वीटी स्टेशन के करीब बिस्मिल्लाह की दरगाह पर नियाज जरूर करता। जैसे ही 18 साल का होता है, इसे डॉकयार्ड में कूली का काम मिल जाता है। उस समय डॉकयार्ड में एक और बंदा काम करता था, जिसका नाम था मस्तान मुस्तफ़ा हुसैन। वो भी वर्दा के जैसे मद्रास से आया था। यहाँ पड़ती है दोस्ती की नींव। धीरे धीरे दोस्ती धंधे के सारे तरीके समझाने लगती है। कुछ समय के बाद गोदी में इन दोनों का पूरा कब्जा हो जाता है। उस दौर में एक धंधा बहुत जोरों पर था, जिसे क्रॉसिंग कहते थे। क्रॉसिंग क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी उस समय 200 से 300% लगती थी, जो वहां से इंपोर्ट होता था, बाहर से जो सामान आता था, जिसकी वजह से व्यापारी को कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद सामान की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती। तो व्यापारी क्या करते? इन जैसी गैंग का सहारा लेते। मान लो किसी व्यापारी का 2 करोड़ का सामान गोदी में उतरा, उसको ये लोग इस गैंग के द्वारा चोरी करवा के किनारे तक लाना, गोदाम तक पहुंचाना, एजेंट को सौंपना, पूरा काम इस गैंग के हवाले था। और ये माल व्यापारी को 1 करोड़ में पड़ जाता। बदले में इन गैंग्स को मोटी कीमत मिलती व्यापारी से, और व्यापारी को बीमा का पैसा अलग से मिलता। धीरे धीरे धंधे में मुनाफा बढ़ता गया,
तो दरगाह में नियाज भी बढ़ती गई वर्दा भाई की। उस समय तो वैसे तो वर्दा भाई के किस्से बहुत मशहूर थे, लेकिन उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा आपको बताता हूँ। बॉम्बे के पुलिस स्टेशन में कटिंग चाय चलती है। उस दौर में जब किसी पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर की टेबल पर कोला का गिलास आ गया तो पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी आ जाती। मतलब उस दिन वर्दा भाई सलाम बजाने आने वाले। तो ये था वर्दा का स्टाइल सिग्नेचर। न जाने कितने गरीब लोगों की मदद की माटुंगा से धारावी के बीच एंड टॉप हिल से अपने मकान के से साम्राज्य चलाते हुए इस बंदे ने। लोग भगवान की फोटो के साथ वर्दा की फोटो भी रखते थे, इतना मानते थे। दरबार ऐसा सस्ता, अगर फरियादी को कोई दिक्कत होती तो समझ जाओ मुंबई के किसी नागरिक से पहले उसे वो सुविधा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वर्दा ने सुन लिया वो बात। 1952 में मोरारजी देसाई ने शराबबंदी और परमिट सिस्टम लागू किया था। इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर वर्दा ने शराब के धंधे में फोकस किया। बंबई शहर में ट्रक के ट्रक देशी दारू वर्दा की भट्टी से निकलती। 60 के दशक में एक देसी दारू की बोतल में 10 रुपए के हिसाब से हर महीने 1 करोड़ की कमाई करता था, पर नियाज और मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यों ज्यों धंधा बढ़ता गया, नियाज और मदद बढ़ती गई। पर वर्दा ने एक काम कभी नहीं किया, जिस्म फरोशी का। पर उसको बंद भी नहीं कराया, न दखल दिया, पर खामोश समर्थन देकर किन्नरों को अपना कर्जदार जरूर बना लिया। उस वक्त मस्तान को, जिसने वर्दा को कभी साथ दिया, दोस्ती दी, गुर सिखाया धंधे का, उसकी जरूरत थी। और किस्मत भी शायद मस्तान पर मेहरबान थी। शराब के एक केस में वर्दा बॉम्बे जेल में कभी बंद था। एक दिन एक शख्स सफेद चक कपड़ों में 555 सिगरेट की अलग तरह की स्टाइल से पीते हुए, छल्ले बनाते हुए आता है और जेल में दाखिल होता है और आकर वर्दा को तमिल में बोलता है, थलैवा। थलैवा मतलब बड़ा भाई। सीधे मुद्दे की बात करता हूं, मैं तुमको यहां से बाहर निकालूंगा, बदले में मेरे को तुम्हारा पावर और तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। बोलो देगा? वर्दा फौरन हाँ कहता है। दोनों के बीच सहमति बनती है। वर्दा पर किस्मत फिर मेहरबान होती है। मस्तान का भागीदार बनने के बाद वर्दा को भी फायदा होता है। कार्य क्षेत्र के साथ मुनाफा भी बढ़ता है और मस्तान को भी वर्दा की कार्यकुशलता और नेटवर्क का फायदा मिलता है। इस तरह मुनाफे की तिजारत दोनों की बढ़ती है और ये चलती है 1985 तक। 1985 को वर्दा इन सब धंधों से तौबा करके मद्रास वापस लौट जाता है, जहां 3 साल बाद लंबी बीमारी के बाद 2 फरवरी 1988 में उसकी मौत हो जाती है। पर उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? वो उस जगह अपना अंतिम संस्कार चाहता था जहां वो शान से जिया, जिस शहर पर राज किया। और इसकी मुराद पूरी करता है उसका दोस्त एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक करके उसको मुंबई लाता है, उसकी डेड बॉडी को, और उसका धूमधाम से अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करता है। जानते हैं उस दोस्त का नाम क्या था? हाजी मस्तान। काबिले गौर है, वरदराजन मुदलियार हिंदू होके बिस्मिल्लाह की दरगाह में नियाज चढ़ाता है। हाजी मस्तान मुसलमान होकर वर्दा का दाह संस्कार हिंदू रीति से करता है। जानते हैं क्यों? इसी को दोस्ती कहते हैं। तो दोस्तों, अगली कड़ी में इस तिकड़ी की एक और कड़ी की बात करेंगे। तब तक नमस्कार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।